खत्म करके जब काजल घर आती है तो शांति उसके लिए पानी लाती है। मेम साहब, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हुआ? बार बार आपकी सास मुझे मेरे खाने को लेकर ताने देती है। इतने लोगों के घरों में काम करती हूँ लेकिन आज तक किसी ने भी मेरे खाने को कुछ नहीं कहा। भले ही लोगों के घरों में काम करती हूँ लेकिन मेरी भी इज्जत है। कोई जरूरत नहीं है काम छोड़ने की, मैं माँ जी से बात करती हूँ, कल से वो तुम्हें ये सब कुछ नहीं बोलेंगी। ऑफिस के कपड़े बदलकर काजल जब सबके साथ खाना खाने के लिए बैठती है तो आप क्यों बार बार शांति को सुनाती रहती हैं? आज के टाइम में सिर्फ महीने की 5,000 तनख्वाह लेकर कोई भी नौकरानी रसोई नहीं संभालती। इतनी मुश्किल से मुझे ये मिली है। बहू के होते हुए भी नौकरानी रसोई संभाले तो क्या फायदा बहू के होने का? बाकी काम तो मैं समझती हूँ लेकिन कम से कम रसोई तो तू संभाल सकती है। आखिरी बार कब ठीक से खाना बनाया था तूने या रसोई की सफाई भी की थी? अरे भगवान की कृपा से सब है हमारे पास, तो क्या जरूरत है तुझे नौकरी करने की? माँ जी आप बार बार मेरी तुम्हारे छोटे बेटे प्रकाश के लिए आज मैं कितनी बढ़िया बढ़िया लड़कियों के रिश्ते लेकर आई हूँ। ये लड़की तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है और ये वाली किसी बड़ी सी कंपनी में काम करती है। नहीं, मुझे इसमें से कोई भी पसंद नहीं आई। ये देखो, इस लड़की का तो खुद का बिजनेस है। तुम क्यों मुझे जॉब करने वाली लड़कियों की फोटो दिखा रही हो? एक जॉब करने वाली बहू सर पर लाकर रख दी है, वो कम नहीं है क्या? पूरा दिन तो बस वो जॉब करती है। रसोई भी घर की नौकरानी को दे रखी है संभालने के लिए। अब शहर की लड़कियां तो पढ़ी लिखी तो होंगी और पढ़ी लिखी होंगी तो जॉब तो करेंगी। एक काम करो, तुम कोई गांव की गवार लड़की ले आओ। सही कहा तुमने। अब तो मैं अपने छोटे बेटे के लिए सच में कोई गांव की गवार लड़की लेकर आऊंगी। एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू देख ली, अब दूसरी देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम कोई गांव की लड़की ढूंढो। उमा के कहने पर अब सावित्री प्रकाश के लिए गांव की लड़कियों के रिश्ते देखती है और जल्दी उमा को एक गीता नाम की गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की पसंद आ जाती। हमारे घर में तो अक्सर इतने सारे पकवान बनते हैं, आप लोग खाना शुरू करिए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। गीता ने हर एक खाने में अपना देसी तड़का लगाया था, जिसके चलते खाने का स्वाद दुगना बढ़ गया था, जो सभी को काफी पसंद आता है और सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। खाना तो बिल्कुल उंगली चाटने लायक बना है, मजा आ गया खाकर, पेट भर गया लेकिन अभी तक मेरा जी नहीं भरा। बहुत सच में सारी चीज एक से बढ़कर एक बनी है, मजा आ गया खाकर। सभी लोग गीता की खाने की काफी तारीफ करते हैं। खाने के बाद गीता की मदद करवाते हुए काजल और उमा बर्तन रसोई में रखवाने आते हैं। इतना सब कुछ बनाने के बावजूद भी रसोई बिल्कुल चमाचम शीशे जैसी चमक रही है। गीता बहू, इतने सालों में पहली बार रसोई को इस तरह चमकता देख रही हूँ। ये रसोई तुमने साफ की है? माँ जी खाना बनाते बनाते मैं रसोई भी साफ कर देती हूँ। वो क्या है ना, मुझे फैलावा पसंद नहीं। ऐसी होती हैं घर की बहुएं। अरे सब माँ की सीख की देन होती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें काफी अच्छी सीख दी, वरना कुछ लोग तो रसोई नहीं जी, वो शहर और गांव के तौर तरीके अलग होते हैं ना, इसीलिए। चलिए अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। गीता नाश्ते में सबके लिए ढोकला, बेसन का चीला, पोहा और जूस वगैरह बनाती है, तो वहीं हर रोज की तरह काजल आज भी ब्रेड ऑमलेट बना लेती है। थोड़ी देर में सब नाश्ते के लिए आते हैं और सभी सिर्फ गीता के बने हुए नाश्ते को ही खाते हैं। प्रिया बेटा, तुम अंडा क्यों नहीं खा रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें अंडा खाने के लिए बोला है ना। मुझे तो ये बेसन का चीला खाना है, चाची ने बहुत टेस्टी बनाया। आप तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हो, बस रोज अंडा ब्रेड बनाकर रख देती हो। पता है चाची ने तो मेरा टिफिन भी बना दिया और उसमें चाची ने मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे दिए, यम्मी। गीता बहू, मुझे लगा तुम सिर्फ खाने में इतनी सारी वैरायटी दे सकती हो, लेकिन नहीं, नाश्ते में भी तुमने काफी कुछ बनाया है। आज दिल खोलकर खुशी से नाश्ता कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये बात कुछ लोगों को समझ नहीं आती है ना, एक ही चीज हर रोज बनाकर रख देते हैं। ये सुनकर काजल ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को जब काजल अपने मोहल्ले में आती है तो देखती है। इतना कहकर काजल खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज रविवार का दिन था तो काजल घर पर रहकर अपने कुछ काम निपटा रही होती है कि तभी वो अपने सास ससुर को बात करते हुए सुनती है। बड़े दिन हो गए मूंगफली की चटनी खाए हुए। एक काम करता हूँ, गीता बहू से मूंगफली की चटनी बनवा लेता हूँ। मेरा तो इमली की चटनी खाने का मन कर रहा है, मैं भी बहू से इमली की चटनी बनवा लूंगी। अच्छा, तो आज इन लोगों को चटनी खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज मैं इन लोगों के लिए खुद चटनी बनाऊं। काजल रसोई में जाती है और मिक्सर में चटनी बनाकर सोफे पर बैठे अपने सास ससुर के लिए लाती है। पापा जी, मैंने आपके लिए मूंगफली और माँ जी आपके लिए मैंने इमली की चटनी बनाई है, बताइए कैसी बनी है। सही बनी है बहू, लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं है जो सिलबट्टे की चटनी में होता है। गीता बहू, तुम्हें सिलबट्टे पर चटनी बनानी आती है ना? हाँ पापा जी, आती है, मैं भी आप लोगों के लिए बना कर लाती हूँ।
सिलबट्टे पर चटनी का मसाला डालकर गीता उसे पीसती है और कुछ देर में तू बनाती थी और ये बैंगन का भरता मेरी गीता बहू ने बनाया है, तो फर्क तो होगा ही। उमा की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं तो वहीं काजल। बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब इस गीता को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये सब इसकी वजह से ही हो रहा है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। गीता हॉल की सफाई कर रही होती है कि तभी गलती से उससे एक महंगा फ्लावर पॉट टूट जाता है। भरी जवानी में क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं? कितना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ दिया तुमने। अब खड़ी खड़ी देखती रहोगी या साफ भी करोगी? गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिएगा। उमा से डांट सुनकर गीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब रसोई में गीता जाकर खाने की तैयारी करती है कि तभी वहाँ काजल आती है। माँ जी की बातों का बुरा लगा ना, ये तो होना ही था। तुम कम पढ़ी लिखी हो, गंवार हो ना, इसीलिए माँ जी ने तुम्हें इस तरह डांटा। जेठानी जी ऐसा नहीं है, मुझसे गलती हुई थी इसलिए माँ जी ने मुझे डांटा था। तुम्हें याद तो है, और अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। बाप रे बाप, सही फायदा उठा रहे हैं लोग तुम्हारे गंवार होने का। काजल की बात सुनकर अब गीता भी इस बारे में सोचने लगी थी। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और आज उमा सोफे पर बैठकर अपने सामने खड़ी गीता को काफी डांट रही होती है। अगर थोड़ा पढ़ लिख लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा? पता भी है आज तुमसे कितनी बड़ी गलती होने वाली थी। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों डांट रही हैं गीता को? पापा की दवाई का टाइम हो रहा था। पापा ने गीता भाभी से दवाई मंगाई और उन्होंने उन्हें गलत दवा पकड़ा दी। वो तो अच्छा हुआ कि माँ ने पापा को दवाई खाने से पहले देख लिया। सबके सामने डांट सुनकर गीता अपने कमरे में चली जाती है, जिसके जाने के बाद काजल सासू माँ को भड़काती है। रसोई संभालने से सब कुछ नहीं होता, इंसान को पढ़ा लिखा होना भी काफी जरूरी है। एक दिन देखना, अच्छा खाना खिला खिलाकर ऐसे ही अपनी गलतियों से या आप लोगों को मार देगी। अपनी गवार देवरानी को घर वालों से डांट सुनता देखकर काजल काफी ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही एक दिन खाना खाते हुए कि सच्चाई जानकर अब गीता उसे परेशान करने का मौका ढूंढती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और आज गीता की मौसी उससे मिलने के लिए शहर आई होती है। सब लोग हॉल में बैठकर चाय नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। ये क्या बात होती है कलावती जी, आप आज ही आई हैं और आज ही जाने की बात कर रही हैं। कम से कम 2-4 दिन रुक कर तो जाइए। मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी, सोचा इसी बहाने गीता और आप लोगों से भी मिल लूं। शाम की ट्रेन है मेरी, लेकिन उससे पहले गीता बेटा, अगर तू मुझे यहाँ के बड़े वाले शिव मंदिर के दर्शन करवा देती तो सही रहता। बड़ा सुना है मैंने उस मंदिर के बारे में। हाँ मौसी जी, क्यों नहीं, इस बहाने मैं भी दर्शन कर लूंगी। माँ जी, क्या मैं मौसी जी को लेकर मंदिर के दर्शन के लिए जाऊँ? हाँ बहू, इसमें पूछने की क्या बात है, चली जाओ और अपनी मौसी को थोड़ा बहुत शहर भी घुमा देना। मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गीता अपनी मौसी को लेकर गाड़ी से मंदिर के दर्शन के लिए चली जाती है। शाम में थके हारे शरीर के साथ जब काजल घर लौटती है और सोफे पर एक तरफ बैग पटक कर बैठ कर कहती है, आज तो ऑफिस में बहुत। की सच्चाई जानकर अब गीता उसे परेशान करने का मौका ढूंढती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और आज गीता की मौसी उससे मिलने के लिए शहर आई होती है। सब लोग हॉल में बैठकर चाय नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। ये क्या बात होती है कलावती जी, आप आज ही आई हैं और आज ही जाने की बात कर रही हैं। कम से कम 2-4 दिन रुक कर तो जाइए। मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी, सोचा इसी बहाने गीता और आप लोगों से भी मिल लूं। शाम की ट्रेन है मेरी, लेकिन उससे पहले गीता बेटा, अगर तू मुझे यहाँ के बड़े वाले शिव मंदिर के दर्शन करवा देती तो सही रहता। बड़ा सुना है मैंने उस मंदिर के बारे में। हाँ मौसी जी, क्यों नहीं, इस बहाने मैं भी दर्शन कर लूंगी। माँ जी, क्या मैं मौसी जी को लेकर मंदिर के दर्शन के लिए जाऊँ? हाँ बहू, इसमें पूछने की क्या बात है, चली जाओ और अपनी मौसी को थोड़ा बहुत शहर भी घुमा देना। मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गीता अपनी मौसी को लेकर गाड़ी से मंदिर के दर्शन के लिए चली जाती है। शाम में थके हारे शरीर के साथ जब काजल घर लौटती है और सोफे पर एक तरफ बैग पटक कर बैठ कर कहती है, आज तो ऑफिस में बहुत। नाश्ते की टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे तो काजल कहती है, हाँ जी, कल मुझे ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके लिए आज रविवार के दिन भी मैं घर पर काम कर रही हूँ। कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? तुझसे तो मैंने सारी उम्मीद ही छोड़ दी है, तू जाकर ऑफिस का ही काम कर। गीता बहू, तुम्हें याद है ना, आज हमारे घर पर खाने के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। जो जो मैंने बताया था वो सब बना देना। माँ जी, पता नहीं कल रात से क्यों कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है। रोशनी, जरा छू कर देखना। नाश्ता तो मैंने जैसे तैसे तेजी में बना लिया। हाँ, भाभी का शरीर तो काफी गर्म हो रहा है, लगता है भाभी को बुखार है। अगर कल शाम से तबीयत खराब है तूने बताया क्यों नहीं? चल, मैं तुझे दवाई दिलवा लाती हूँ। माँ जी, मुझे दवाई सूट नहीं करती, मैं काढ़ा बनाकर पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अब खाने का क्या करूँ? ऐसी हालत में तो मुझसे तो सब्जी नहीं काटी जाएगी।
बहू मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुझसे ऐसी हालत में खाना बनवाऊंगी। काजल बहू है ना, वो बना लेगी खाना, तू जाके मैं क्या करूँ। काजल इतना बोल ही रही होती है कि तभी मेहमान के साथ उमा रसोई में आती है। रसोई में इतनी ज्यादा गंदगी फैला और गंदे बर्तन का ढेर देखकर ये तेरी बहू रसोई साफ नहीं करती, देख तो जरा सब कुछ कितना फैला हुआ है। दीदी मैंने तो इसे 1000 बार समझाया, लेकिन ये नौकरी करने वाली बहू मेरी सुनती कहाँ है। काजल को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को शांत करती है। तो वहीं ये सब देखकर गीता मनी मन काफी खुश होती है। दरअसल प्याज के जरिए गीता ने खुद को बीमार करने का नाटक किया था। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब डाइनिंग टेबल की गीता सफाई कर रही थी तब उमा आती है और पीछे से काजल लैपटॉप लेकर आती है। गीता बहू तुमने लिविंग हॉल की सफाई नहीं करी, आज टेबल टीवी पर कितनी ज्यादा धूल जमी हुई है। माँ जी उस दिन मुझसे इतना महंगा नुकसान हो गया था, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हॉल की सफाई अब जेठानी जी ही कर लेंगी। मैं कपड़े धो लेती हूँ, दोबारा से नुकसान होगा अच्छी बात थोड़ी ना है। तुम कह तो ठीक रही हो काजल बहू, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तुम जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। नहीं, मुझे आपके साथ ही खेलना था, अब मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलती। आपसे अच्छी तो चाची है, मैं उनके साथ ही जाकर खेलूंगी। अपनी बेटी को भी अपनी देवरानी के गुणगान गाते हुए देख काजल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। घर और रसोई के काम के साथ साथ अब बाहर के काम की जिम्मेदारी भी काजल पर बड़ी आसानी से आ जाती है। माँ जी मैं क्या क्या काम करूँ, घर के काम की वजह से वैसे ही अपने ऑफिस के काम पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही, और अब आप मुझसे बाहर के भी काम करवा रही हैं। राशन वगैरह क्या गीता नहीं ला सकती? भाभी अगर दुकान से लाना होता तो मैं ले आती, लेकिन आप तो उस बड़े वाले मॉल से लेकर आती हो। वहाँ क्या चीज कैसे मिलती है मुझे तो पता ही नहीं है। अब मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ। माँ जी आप गीता को अपने साथ ले जाइए ना, मुझे आज बहुत काम करना है ऑफिस का। तू तो जानती है कि मुझे दमा की बीमारी है, सांस फूलती है और मेरे घुटने में कितना दर्द रहता है। रोशनी भी बाहर गई हुई है और बाकी सब भी घर पर नहीं है। तू चली जा। और है कि आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ? जिस तरह आप मेरे खिलाफ घर वालों के कान भर रही थी और घर वालों के खिलाफ मेरे कान भर रही थी, इस गलती का आपको एहसास हो गया। ये क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब उस दिन आप अपनी सहेली से कॉल पर बात कर रही थी तो मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी। अब एहसास हुआ कि कैसा लगता है। ये सब मैंने जानबूझकर किया ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो सके। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, गवार हूँ, लेकिन इंसान तो हूँ ना, मुझे भी बुरा लगता है। गीता मैं क्या करती, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए नहीं की कि घर संभाल सकूं। बचपन से मेरा जॉब करने का सपना था, मैं उसे कैसे छोड़ती। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं रसोई संभाल सकूं, पर मुझसे नहीं हो पाया। और जब तुम आई तो सबने मुझे तुमसे कंपेयर करना शुरू कर दिया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माँ जी जब आपकी मुझसे तुलना करती थी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने कभी आपसे घर के कामों में मदद नहीं मांगी। मैं हमेशा आपके बारे में सोचती थी। मुझे माफ कर दो गीता, काश मैं तुम्हें पहले समझ पाती। भाभी मैं चाहती हूँ